Namaskar. A very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial. Today we will study Fourier series. Yes, it's Fourier series. And Fourier series is the topic of third semester. Yes, Engineering Diploma third semester topic Fourier series that we will study today. Yes. जी हाँ, जो हमारा फूरियर सीरीज है वो थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोड 301 का एक टॉपिक है। कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि मैम फूरियर सीरीज को थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने फूरियर सीरीज का एक वीडियो बना रही हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज। ठीक है, लैपलेस और फूरियर। लैपलेस एक लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है, फूरियर सीरीज पढ़ना है। तो भाई हमारा फूरियर सीरीज क्या है? तो जो हमारा फूरियर सीरीज है ना, बहुत ही बेसिक इसका मैं बताऊंगी। ठीक है, कि फूरियर सीरीज क्या है। और उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि लैपलेस और फूरियर क्या होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अगर है, हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है तो उसे हम लैपलेस की सहायता से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्डिनरी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है फूरियर सीरीज में, वो ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन या फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसका निकाल सकते हैं, वैसे फंक्शंस का जो कि कंटिन्यूअस हो। लेकिन फूरियर सीरीज के हेल्प से हम उन टॉपिक्स का या वैसे फंक्शंस का भी निकाल सकते हैं, वैसे फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है जो फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस हो या ना हो, ठीक है, उसे पीरियोडिक एटलीस्ट होना पड़ेगा। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो ही हम उसका फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस हो तो बहुत अच्छी बात है, और कंटिन्यूअस ना हो तो कम से कम उसे पीरियोडिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी देख पा रहे हो डेफिनेशन में फूरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। यस, फूरियर सीरीज जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज समझ रहे हो कि डॉट 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 में चला जाएगा। जी हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन है पीरियोडिक फंक्शंस का साइन और कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में। ठीक है, जब किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में, मतलब एक इनफाइनाइट सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक इनफाइनाइट सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन और कोसाइन के टर्म में, तो वो हमारा फूरियर सीरीज होता है। ठीक है, जी हाँ, सो फूरियर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, रिप्रेजेंटेशन है इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंट, मतलब इनफाइनाइट सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट करना है किसको? पीरियोडिक फंक्शन को, और जिसे हम साइन और कोसाइन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इट इज वेरी पावरफुल मेथड टू सॉल्व ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो पॉसिबल नॉन कंटिन्यूअस फंक्शन लाइक पीरियोडिक फंक्शन। मैंने अभी आप लोगों को बोला था ना कि लैपलेस में जैसे हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम लोग फूरियर सीरीज में क्या करते हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है और इंजीनियरिंग में तो इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। जी हाँ, चलिए अब थोड़ा सा एक टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन लोग किसको बोलते हैं? मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मली बता दूं, पीरियोडिक फंक्शन जो होता है ना, ऐसा फंक्शन होता है जो अपने वैल्यू को रिपीट करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने वैल्यू को रिपीट करता है तो स्मॉलेस्ट प्लेस के बाद जो रिपीट करता है, जैसे हम जानते हैं ना साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है ना, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन अगर 4n पाई प्लस थीटा करे तो वो भी हमारा साइन थीटा, साइन 20 पाई प्लस थीटा करे तो वो भी हमारा साइन थीटा। तो सब में तो
अपना वो वैल्यू को रिपीट कर रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है, वो लीस्ट वैल्यू क्या है, तो 2 पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा को साइन थीटा, तो वो लीस्ट वैल्यू 2 पाई है, ठीक है। तो इसीलिए साइन का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है सच दैट इस फॉर्मेट में कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी है, अगेन एफ एक्स प्लस 2t है, ठीक है। सो फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए हमारा एफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है, क्योंकि क्यों अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है, ठीक है। जब 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 कोई अपने वैल्यू को रिपीट करता है तो वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, ठीक है। और इसीलिए एफ एक्स हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड हमारा टी है, ठीक है। इसका पीरियड क्या है, टी है। क्यों टी है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टी पे रिपीट किया, फिर 2t पे रिपीट किया, मे बी फिर 3t पे होगा, फिर 4t पे होगा, फिर 10t पे होगा, तो इसका मिनिमम रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, तो t से हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा t इज द पीरियड। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स को हम साइन एक्स प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला होता है ना, साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो 2n पाई, तो n की जगह पे यहाँ पे 1 है, प्लस थीटा, थीटा की जगह पे x है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर हम 4n पाई भी करें तो 4n पाई मतलब क्या, 4 पाई मीन्स क्या, 2 इंटू 2 पाई, तो n की जगह पे 2 है, तो ये सारा वैल्यू रिपीट करेगा, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको याद है तो ही समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप भूल चुके हो तो प्लीज एक बार आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जाकर उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो साइन एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस 4 पाई, हम बोल सकते हैं इसको। क्यों बोल सकते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला होता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू हमारा होता है साइन थीटा, ये फॉर्मूला से ये आया, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर 4 पाई लिखते हैं तो यहाँ पर 4 पाई पुट कर दो, यानी कि n की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 इंटू पाई यानी 4 पाई प्लस थीटा, मतलब इसका मिनिमम पीरियड क्या है, इसका 2 पाई पे ही रिपीट करना ये शुरू कर गया, यानी कि इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, जी हाँ, ठीक है। सिमिलरली कॉस के साथ भी सेम केस है। अगर एक और क्वेश्चन पूछते हैं अगर 10 का हो तो आप बोलोगे मैम 10 तो पाई से ही रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आप लोगों को साथ फॉर्मूला पता होगा, 10 पाई प्लस थीटा इक्वल 10 थीटा होता है, और 10 2 पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है, 10 4 पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है, 10 20 पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा होता है। लेकिन वो मिनिमम कहाँ से रिपीट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे पाई से रिपीट करना स्टार्ट किया, सो 10 का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो क्लियर, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फूरियर सीरीज को। फूरियर सीरीज मान लेते हैं एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया पीरियोडिक फंक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जिसका पीरियड मान लेते हैं 2 पाई है। एफ एक्स पीरियड फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई है। देन द फूरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इन द इंटरवल दिस, अच्छा 2 पाई इंटरवल है तो उसका फूरियर सीरीज इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, तो उसका फूरियर सीरीज इस इंटरवल यानी कि -पाई टू +पाई का जो है इसका फूरियर सीरीज क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा a0 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट डॉट प्लस an cos nx प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट डॉट प्लस bn sin nx प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू a0 का a0 आपको दिख रहा है, प्लस का प्लस a1 cos 1x, a2 cos 2x, इसके बाद अगर होता तो होता a3 cos 3x, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको आप देखें तो ये हमारा हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, आप देखें यहाँ पर b1 sin 1x, b2 sin 2x, bn sin nx, तो सिमिलरली हम इसको बोल सकते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। तो ये हमारा फूरियर सीरीज है। अब इस सीरीज को अगर सॉल्व करना है, कभी भी अगर फूरियर पे बेस्ड अगर क्वेश्चन देता तो आप क्या करोगे, तो आपका काम है 3 वैल्यू निकालना। 3 वैल्यू क्या का, एक आपको a0 निकालना है, एक आपका an निकालना है और एक आपका bn निकालना है। अगर आप इस 3 वैल्यू को निकालोगे और तीनों को इसके जगह पे इसके प्लेस पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शन हो जाएगा वही हमारा फूरियर सीरीज हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। जो हमारा एफ एक्स निकलेगा, एफ एक्स मान लीजिए आपने a0 निकाल लिया, a0 का वैल्यू निकाल लिया, फिर an का वैल्यू निकाल लिया, फिर bn का वैल्यू निकाल लिया, तो सभी को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू आपका कुछ एक सीरीज के फॉर्म में आएगा, दीस प्लस दीस प्लस दीस प्लस दीस प्लस दीस, बस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा फूरियर सीरीज।
मैंने यहाँ लिख रखा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन, ठीक है, हमें सबसे पहले ये निकालना होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं ए नॉट का वैल्यू। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोग ए नॉट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, ए नॉट का वैल्यू। चलिए तो इस फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी, इसके लिए हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो हमारा सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट है। बिना कन्वर्जेंट सीरीज का वो आप नहीं निकाल सकते हो। कन्वर्जेंट क्या होता है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टॉपिक है, रियल एनालिसिस में होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब n का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो उस समय उस पूरे का वैल्यू इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। अभी मैं इतना ही समझा सकती हूँ क्योंकि ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है, तो आप सिंपली समझो एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो तो उस पूरे टर्म का वैल्यू या जो भी हमारा फंक्शन है उसका वैल्यू इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, कुछ फिक्स पॉइंट पे जाके उसका वैल्यू हो जाएगा, कोई फिक्स पॉइंट उसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, वो एक्सटेंड करता रहता है, वो इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि जो सीरीज है वो हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। चलिए फिर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए सबसे पहले फ्रॉम 1, ये 1 हमारा क्या था, 1 हमारा था 1 कौन सा, ये हमारा 1 इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम ए नॉट से काम करते हैं। किससे काम करते हैं, ए नॉट से। हम लोग एक काम करते हैं, हमें ये फूरियर सीरीज कहाँ से कहाँ तक का निकालना था, तो -π से +π का निकालना था, ठीक है। तो हम एफ एक्स में इंटीग्रेशन ले लेते हैं, -π to +π dx, ठीक है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया है, ये हमारा वैल्यू था एफ एक्स इक्वल टू दिस था, और यहाँ भी dx, तो ये dx है, -π to +π to +π, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम सेपरेट करेंगे। एक बार ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट dx, एक बार दिस dx, एक बार दिस dx, और तीनों के साथ हमारा -π to +π का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसे सेपरेट कर लिया, ठीक है, 1 2 3 टर्म। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट को हम बाहर निकालते हैं, dx का इंटीग्रेशन, dx का x हो जाएगा -π to +π। अच्छा हाँ, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 होता है और इसका भी वैल्यू 0 होता है। कैसे 0 होता है वो मैं चलिए बता देती हूँ आप लोगों को। cos nx का वैल्यू 0 होता है क्योंकि cos nx का वैल्यू हमारा, आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम डील करने चले तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब सिंपली ऐसे समझो कि cos nx का क्या हो जाएगा, तो cos nx का हो जाएगा, हाँ जी, cos का क्या होता है, चलिए cos का इंटीग्रेशन आप, जी हाँ, sin nx, तो sin nx बाई n हो जाएगा ना, और n हमारा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो 1/n करेंगे तो 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ये वैल्यू भी आपका 0 हो जाएगा, तो 0 + 0, ठीक है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो कुल मिला के आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट का ए नॉट, एक्स का लोअर लिमिट -π +π, तो पहले हम लोग पाई को पुट करेंगे, फिर माइनस देके फिर -π को पुट करेंगे इस तरीके से। तो ए नॉट इंटू 2π, ठीक है, तो -π to +π एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए नॉट इंटू 2π। तो ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 1, ये उस साइड जाएगा तो 1/2π इंटू दिस, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम लोगों ने ए नॉट का वैल्यू निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए एन का वैल्यू। चलिए, मैंने बोला था ना फूरियर सीरीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ए नॉट निकालना पड़ेगा, ए एन निकालना पड़ेगा, बी एन निकालना पड़ेगा। तो ए नॉट हम लोगों ने निकाल लिया है, या अब हम निकालेंगे ए एन का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग ए एन का वैल्यू निकालते हैं। तो ए एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे cos mx टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 हमारा, हाँ जी, और साथ ही साथ हम टेकिंग इंटीग्रेशन -π to +π, ठीक है। आपको याद होगा ना इक्वेशन 1। चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देती हूँ इक्वेशन 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है, आप एक बार ध्यान से देख लो इक्वेशन 1, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, क्लियर। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है cos mx। आप खुद सोचो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स cos mx, ए नॉट cos mx, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to ∞ a n cos nx इंटू cos mx, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to ∞ b n sin nx cos mx, और सभी में हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, सही में इंटीग्रेशन हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। आप अगर खुद से कॉपी पे बैठ के सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन 1 को लिख के आप cos mx को मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड और टेकिंग लिमिट -π to +π, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये जैसा का तैसा हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया है, इक्वस टू ए नॉट। अभी मैंने जस्ट बताया ना इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। देन प्लस का प्लस समेशन ए एन। हाँ जी, आप नोटिस करो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी का फॉर्मेट है। तो कॉस ए कॉस बी में हम लोग 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड वाला 2 हमारा बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, an/2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर है, यानी कि 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का, जी हाँ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा ये पार्ट है, इस पार्ट का ही वैल्यू 0 होता है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे दूंगी, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट का ही वैल्यू 0 होता है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा 0 आता है। चलिए, ये हमारा 0 आता है, तो इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद आप नोटिस करिए दिस को हम लोगों ने राइट डाउन कर दिया इक्वल टू, इसे छोड़ दो, इसे भी आप छोड़ दो, ठीक है। आपका ये पार्ट प्लस ये पार्ट। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है मैंने, cos m प्लस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। कब, when m इज नॉट इक्वल टू 1। आप खुद सोचो, अगर m और n का वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, तो n और m का वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब ये कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। और इस केस में हमारा ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में हमारा हो जाएगा, एक ये पार्ट है ना, आप देख पा रहे हो, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो मैंने इस पार्ट को बोल दिया, इस पार्ट को मैंने यहाँ ले रखा है, और इस पार्ट को मैंने बोल दिया कि ये पार्ट हमारा 0। तो आप बोलोगे ये पार्ट मैम 0 कैसे हुआ, जब m का वैल्यू n के इक्वल नहीं है, ठीक है, जब m का वैल्यू n के इक्वल नहीं है। चलो तब क्या होगा, हाँ जी, तो हमारा ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे क्या आ गया, cos n माइनस एम इंटू एक्स डी एक्स। ये 0 कैसे आ गया, सेम फॉर्मूला, cos mx है, तो mx है, तो फिर साइन m प्लस एन बाय m प्लस एन, ठीक है। और वो उसके इक्वल नहीं है, तो यानी कि कोई भी फिक्स क्वांटिटी है, तो फिक्स क्वांटिटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। वही सेम फॉर्मूला। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। अब ध्यान दो, ये पार्ट हमारा, ये पार्ट का भी 2 रूप होगा, ये पार्ट का 2 फॉर्म क्या होगा, एक तो n का वैल्यू m के इक्वल होगा, और एक m का वैल्यू n के इक्वल नहीं होगा। अगर m का वैल्यू n के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, n का वैल्यू m के इक्वल नहीं होगा, अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, देन cos n माइनस m x dx, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा। और अगर m का वैल्यू n के इक्वल होता है, तो ये दोनों, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 का मतलब है कि x 0 से मल्टीप्लाई होगा, x अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x यानी माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है, तो पाई माइनस माइनस पाई यानी कि पाई प्लस पाई यानी कि 2 पाई, तो ये वैल्यू हमारा 2 पाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इतना। आपको मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट होगा कि मैम आपने डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 कर दिया है। जी हाँ, इसका वैल्यू मैंने 0 लिख दिया। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने इसका वैल्यू 0 लिख दिया। क्यों लिख दिया है, अभी जब हम लोग फॉर्मूला यूज किए ना, कि मैंने अभी बोला कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, तो सिमिलरली ये भी तो वही केस है, ये भी तो हमारा वही केस है। कहाँ गया, जी हाँ, ये भी तो हमारा वही केस है, ठीक है। तो एन एक्स प्लस एम एक्स, तो n प्लस एम इंटू एक्स, तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ही है ना, n प्लस एन, तो n प्लस एन ऊपर भी जाएगा, n प्लस एन नीचे भी जाएगा, n का भी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगा, m का भी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, इसलिए ये वैल्यू हमारा 0 हो गया। अब ये वैल्यू का 2 फॉर्मेट होगा, या तो अगर m और n इक्वल नहीं होगा, तब तो भाई ये हमारा m और n इक्वल नहीं है, तब ये वैल्यू मेरा 0 नहीं होगा। अगर ये वैल्यू मेरा 0 नहीं होगा, आप खुद सोचो, ये वैल्यू अगर मेरा 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब फिर से वही फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा। और अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो ये तो यहीं पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये cos 0 बन जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों ने निकाल लिया दिस इक्वल टू दिस, तो ए एन का वैल्यू निकल गया 1 बाई पाई। कैसे किया मैंने, दिस इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू ए एन इंटू 2 पाई, 2 कैंसिल, तो ये हमारा ए एन इंटू पाई हो गया, तो जिससे कि ए एन इक्वल टू हमारा 1 बाई पाई दिस, ठीक है।
तो ए एन का वैल्यू। सिमिलरली हमें निकालना है क्या, बी एन निकालना है। तो बी एन हम कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ cos mx मल्टीप्लाई किया है, वैसे हम लोग यहाँ पर sin mx मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें कुछ डाउट है ना तो आप एक बार sin mx वाला देख लो, वहां क्लियर कर लो। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है टू फाइंड बी एन कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इक्वेशन 1 बाय साइन mx फ्रॉम -π टू +π। ठीक है, -π से +π। तो ये हमारा fx में हम लोगों ने साइन mx मल्टीप्लाई किया -π टू +π। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा a नॉट में साइन mx, फिर ये an cos nx था तो साइन mx, bn साइन nx था तो साइन mx। ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारा साइन mx, तो साइन mx का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -cos mx बाय m, और m कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बाय m करेंगे तो 1/∞, मतलब ये पार्ट हमारा 0। अगेन हम आते हैं इस पार्ट पे, साइन mx इंटू कॉस nx। ठीक है, इसका भी वैल्यू हमारा 0 होता है। एक फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। या आप सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप याद कर लेना साइन mx इंटू कॉस nx का -π से +π का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। हम लोग इस पार्ट में आते हैं। अब इस पार्ट में साइन ए साइन बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है। डिवाइड कर तो छोड़ दो, ये हमारा बाहर आ गया, और जो मल्टीप्लाई किया था 2 साइन ए साइन बी का, साइन 2 साइन ए साइन बी का होता है cos a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब क्या, nx माइनस mx, तो x कॉमन निकल गया तो n माइनस m है ना, फिर माइनस cos a प्लस b यानी कि m प्लस n इंटू एक्स। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया। अब ध्यान सुनिएगा जो मैं वहां पे बता रही थी, इस पूरे का ना 2 पार्ट होगा। एक बार तो ये पूरा 0 होगा जब m का वैल्यू n के इक्वल नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों, ध्यान देना, n और m इक्वल नहीं है। अगर n और m इक्वल नहीं है तो हमारा, ध्यान दीजिएगा, n और m इक्वल नहीं है। ठीक है, n और m इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, यानी कि ये मेरा डिवाइड हो जाएगा नीचे, मतलब कॉस, अगर 0 नहीं होगा तो सिंपल ये कॉस, मान लीजिए कुछ भी k, इसका वैल्यू k है, तो सपोज कॉस k थीटा, तो कॉस k थीटा का क्या हो जाएगा, साइन k थीटा बाई k। अब k का वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/∞ यानी कि 0 हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये तो ऐसे भी 0 होगा, क्योंकि m और n का वैल्यू अगर इक्वल हो तो ये 2m हो जाएगा, और अगर इक्वल ना हो तो m प्लस n रह जाएगा। मतलब हर केस में ये कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू तो 0 ही है, तो बच गया मेरा सिर्फ ये वैल्यू। ठीक है। तो ये वैल्यू में क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ये 0 नहीं आएगा, मतलब कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो उस केस में फिर से वही फॉर्मूला, cos mx dx -π टू +π 0। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है यानी कि यही 0 हो जाएगा, ये 0 यानी कि cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, तो 1/2 इंटीग्रेशन करें तो हमारा समेशन हट जाता है। ठीक है। 1/2 bn -π टू +π, इसका वैल्यू क्या, cos 0 यानी कि 1 इंटू dx यानी कि dx, तो dx का इंटीग्रेशन x का -π से +π क्या हो जाएगा, पाई माइनस -π यानी कि 2π। ठीक है। तो ये इतना आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है fx का वैल्यू, fx साइन mx dx इक्वल टू दिस, तो bn का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पाई इधर जाएगा 1/π दिस। क्लियर। तो हम लोगों ने निकालना सीख लिया किस तरीके से हम लोग निकालते हैं an, bn और a नॉट। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिक पहले आप लोग क्लियर करो, और अगर इतना आप लोगों को नहीं करना है ना, तो इंजीनियर्स इतना कर सकते हैं कि a नॉट का वैल्यू, an का वैल्यू और bn का वैल्यू, बस आप लोग इसको याद कर लो। ठीक है। an का वैल्यू, bn का वैल्यू और a नॉट का वैल्यू आप लोग याद कर लो, आप लोग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। आप कैसे निकाले वो आप लोग को नहीं जानना है। ठीक, एक क्वेश्चन में क्लियर हो जाए कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिए, डाउट होता है कमेंट पे क्वेश्चन पूछिए।